नमस्कार बच्चों। तो एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स की इस एमएससी फिजिक्स की वीडियो लेक्चर सीरीज में फिर से आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन को लेफ्ट फ्रेम में डील कर रहे थे और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में डील कर रहे थे और उन दोनों के बिटवीन अपन ने रिलेशन डिफाइन किया था। अपन ने जाना था बच्चों कि नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल जो होते हैं, चाहे आप लेफ्ट फ्रेम की बात कर लीजिए चाहे आप सी फ्रेम की बात कर लीजिए, दोनों में ही सेम होते हैं और सिग्मा टोटल लेफ्ट फ्रेम में और सिग्मा टोटल सेंटर ऑफ मास फ्रेम में इक्वल होते हैं। इस पे अपन चर्चा कर चुके थे। आज अपन हेडिंग डालेंगे क्वांटम थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग। ठीक है बच्चों। क्वांटम थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग। क्वांटम थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग। ठीक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। अपन जो स्कैटरिंग पढ़ते आए हैं वो क्लासिकल मैकेनिक्स में भी पढ़ते आए हैं, बट क्लासिकल मैकेनिक्स में जो स्कैटरिंग को डील किया जाता है वो डिफरेंट टाइप से किया जाता है, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स में जो स्कैटरिंग होती है उसको डिफरेंट टाइप से डील किया जाता है। यहाँ पे इस प्रकार से अपना टारगेट पार्टिकल है बच्चों, और यहाँ पे अपन फ्री पार्टिकल को इंसिडेंट कराते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से अपन फ्री पार्टिकल को इंसिडेंट कराएंगे इस टारगेट मटेरियल पे, और अपने जो यहाँ पे पार्टिकल हैं स्कैटरिंग के बाद कुछ इस प्रकार से स्कैटर्ड हो जाते हैं। तो बच्चों क्लासिकल स्कैटरिंग क्या कहती हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा कि कोई भी आपका टारगेट पार्टिकल हुआ और यहां पे कोई आपका दूसरा पार्टिकल है जो इस प्रकार से आ रहा है v नॉट स्पीड से, ठीक है। और यहां पे बच्चों जो इंपैक्ट पैरामीटर है वो अपना b है। इंपैक्ट पैरामीटर वो होता है बच्चों मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। यहां से जो इस आपकी डैश लाइन है, इस लाइन से निकटतम कितनी दूरी पे पार्टिकल आ सकता है, ठीक है। और जाहिर सी बात है जब बच्चों यहां पे ये आपका पार्टिकल इसकी वेलोसिटी v नॉट है तो जाहिर सी बात इसका एंगुलर मोमेंटम भी डिफाइन होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा, और इसको आप क्या लिखेंगे r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर से इसका मोमेंटम भी डिफाइन कर सकते हैं। r की वैल्यू की बात करें यहाँ पे तो b वेक्टर, और क्रॉस इस डायरेक्शन में अपन बात करें तो यहां से p बराबर mv नोट भी लिख सकते हैं, या फिर आप लिखना चाहें तो h बार k भी लिख सकते हैं। तो b h बार k एंगुलर मोमेंटम आ जाता है, और इस एंगुलर मोमेंटम के साथ अगर कोई पार्टिकल यहाँ पे टारगेट पे इंसिडेंट होता है तो बच्चों किसी एंगल पे क्या हो जाता है, स्कैटर्ड हो जाता है। ये अपन क्लासिकल स्कैटरिंग में पढ़ते आए हैं, बट बच्चों क्वांटम मैकेनिक्स में चीजें डिफरेंट तरीके से डील की जाती हैं। वहां पे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स में आपको ये परमिशन होती है कि आप बच्चों यहां पे पोजीशन और मोमेंटम एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट मीन्स साइमल्टेनियसली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स में हाइजेनबर्ग जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। जबकि जैसे ही बात क्वांटम मैकेनिक्स की आती है यहां पे हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल बीच में आ जाता है, और हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल एक ही बात कहता है कि आप पोजीशन और मोमेंटम एक साथ साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते। आप लोगों ने पढ़ा होगा डेल एक्स डेल पी एक्स h बार बाई 2, इस प्रकार से आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो बच्चों यहां पे या तो आप पोजीशन को ही एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं या फिर मोमेंटम को ही एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। तो अगर समराइज फॉर्म में बोले बच्चों तो यहां पे अपन कहते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स में अपन पार्टिकल
की फिक्स वेलोसिटी और पार्टिकल की फिक्स ट्रेजेक्ट्री के बारे में बता सकते हैं। ट्रेजेक्ट्री का सीधा सा मतलब है पोजीशन से, ठीक है। जबकि क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल की फिक्स वेलोसिटी और उसी टाइम पे पार्टिकल की फिक्स ट्रेजेक्ट्री जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है। जाहिर सी बात है, इस पूरे के पूरे रीजन में अगर क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें तो इस पूरे के पूरे रीजन में ही यहां पे क्या होगी, स्कैटरिंग होगी, जबकि क्लासिकल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स को डिफरेंट तरीके से डील किया जाता है और क्वांटम मैकेनिक्स में स्कैटरिंग को डिफरेंट तरीके से डील किया जाता है, ठीक है बच्चों। आइए बड़े ध्यान से इनको समझते हैं और यहां पे लिखते हैं किस प्रकार से डील करेंगे वो देखेंगे अपन, ठीक है। तो क्वांटम थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग आप हेडिंग डालेंगे और बच्चों ये इंसिडेंट पार्टिकल हैं, इंसिडेंट बीम है ये ऑफ फ्री पार्टिकल, और यहां पे ये अपने इसकी अपना टारगेट है बच्चों, और ये नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब यहां पे लिखेंगे इन क्लासिकल मैकेनिक्स, इन क्लासिकल मैकेनिक्स, और बच्चों यहां पे एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी चर्चाएं होती हैं, बट वो चर्चाएं मैं आपको एक बार क्वांटम स्कैटरिंग पढ़ा के फिर करना चाहूंगा, ताकि आपके माइंड में एक ब्रॉड सेंस होना चाहिए स्कैटरिंग का। तो बाद में चर्चाएं करेंगे, ज्यादातर टीचर उसको पहले बता देते हैं, बट ऐसा मेरा मानना है कि जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स को आप पढ़ेंगे तो उन्होंने भी पहले अगर बात करें तो पहले स्कैटरिंग को ही समझाया है, फिर उस स्कैटरिंग को एक्सप्लेन करने के लिए अपन ने एक अप्रोक्सीमेशन मेथड का यूज किया जिसको आप पार्शियल वेव एनालिसिस के नाम से जानते हैं। तो पहले स्कैटरिंग को समझ लेते हैं, फिर इस स्कैटरिंग के सॉल्यूशन के तरीके सीख लेंगे। मेरे अकॉर्डिंग तरीका यही होना चाहिए, और यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आए बच्चों, आपके पूरे में से पूरे अंक आएंगे, इस तरीके से आपको तैयार करेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखिए बच्चों, इन क्लासिकल मैकेनिक्स वी कैन कैलकुलेट द momentum and the position and the position momentum and the position simultaneously. That means यहां पे लिख देता हूं, that means particle have fixed velocity and fixed trajectory, fixed velocity and fixed ट्रेजेक्ट्री। मोमेंटम से आपने वेलोसिटी लिख दिया, ट्रेजेक्ट्री मतलब उसकी पोजीशन, ठीक है। तो फिक्स्ड ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। बट इन क्वांटम मैकेनिक्स but in quantum mechanics we cannot calculate position and momentum
position and momentum simultaneously. That means there is no concept, there is no concept, there is no concept of fixed velocity and fixed trajectory of particle ड्यू टू, यहां पे कारण भी लिख देते हैं, ऐसा क्यों होता है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ड्यू टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, और बच्चों अब ध्यान से देखिएगा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वजह से आप साइमल्टेनियसली एक ही समय पे कण के या पार्टिकल के पोजीशन और मोमेंटम के बारे में आप नहीं बता सकते। सो यहां पे लिखेंगे, तो क्वांटम स्कैटरिंग, तो द quantum scattering will be handled या deal differently। तो इसको अपन डिफरेंट तरीके से डील करेंगे बच्चों। सबसे पहले आप यहां तक लिखेंगे, क्या मैंने वही लिखवाया है बच्चों जो मैंने आपको समझा, बिल्कुल वही। थोड़ा सा आपको यह तो बताना पड़ेगा कि आखिरकार क्लासिकल स्केटरिंग में आप क्यों डील नहीं कर सकते, तो मैंने आपको यहां पे वो पिक्चर क्रिएट करने की कोशिश की है, और डिटेल में अपन स्केटरिंग के बारे में स्टडी करेंगे तो धीरे धीरे चीजें आपके और क्लियर होती चली जाएगी। और आगे मैं आपको पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड के बारे में भी चर्चा करूंगा। हालांकि जो क्लासिकल स्कैटरिंग की चर्चा किसके बारे में भी थोड़ी मैं आगे आपसे चर्चाएं करूंगा अभी बाद में, पर एक बार पहले आप यहां तक लिख लीजिए भाई, ये डायग्राम बनाएंगे और नोट कर लीजिए, ठीक है। बहुत आसान है बच्चों। ठीक है, लिख लीजिए बच्चों, बढ़िया से डायग्राम बनाएंगे और लिखेंगे। और सॉलिड स्टेट एंड स्टेटिस्टिकल फिजिक्स की क्लासेस को ज्वाइन कर ले भाई, एप्लीकेशन पे चल रही फिजिक्स ऑनलाइन बाय के सर।
ठीक है, तो बढ़े आगे बच्चों। तो यहां पे बच्चों लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वांटम स्कैटरिंग। इसी के अंदर है बच्चों, छोटा सा हेडिंग है इसी के अंदर। तो क्वांटम स्कैटरिंग को डील करते हैं बच्चों। तो सभी का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। अब सबसे पहले आप फ्री पार्टिकल के बीम को टारगेट पे इंसिडेंट करा रहे हैं बच्चों। तो ध्यान से देखिएगा, अभी आपने डायग्राम बनाया हुआ है। यहां पे आपके ये फ्री पार्टिकल का बीम है जिसे आप इस टारगेट पे इंसिडेंट करा रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए बच्चों की जो टारगेट है इसकी जो साइज है, अगर क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग बात करें तो एंगस्ट्रॉम ऑर्डर की साइज होगी। ठीक है, तो यहां पे कुछ दूरी से भी अगर लेके आते हैं तो एंगस्ट्रॉम ऑर्डर के रेस्पेक्ट में बहुत लार्ज डिस्टेंस से लेके आप आ रहे हैं, क्योंकि एंगस्ट्रॉम ऑर्डर का जो मतलब होता है बच्चों 10⁻⁻10 मीटर, ये लिखा जाता है। ठीक है, तो और यहां पे कहीं आपका डिटेक्टर रखा होगा, वो भी कुछ सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ होगा। तो सेंटीमीटर को भी आप जाहिर सी बात है लार्ज डिस्टेंस ही कंसीडर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां पे आपके पार्टिकल जो हैं जो जेड एक्सिस के अलोंग टारगेट पे इंसिडेंट होते हैं, और फिर बच्चों यहां पे टारगेट पार्टिकल और इंसिडेंट पार्टिकल के बिटवीन इंटरेक्शन होती हैं, और आफ्टर इंटरेक्शन पार्टिकल जो होते हैं लार्ज डिस्टेंस पे स्केटर्ड हो जाते हैं। ठीक है, और फिर बच्चों इस स्केटरिंग प्रॉब्लम को डील करने के लिए अपन टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करेंगे। और वहां से देखेंगे जब आपके इंसिडेंट पार्टिकल होंगे तो इनके लिए वेव फंक्शन क्या होगा, जब स्केटरिंग रीजन में होगा तो आपकी श्रोडिंगर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी। और जब अपन बात करते हैं बच्चों आफ्टर स्केटरिंग एट लार्ज डिस्टेंस, तो उस सिचुएशन में फिर जो आपका वेव फंक्शन होगा पार्टिकल का वो किस प्रकार से होगा। और फिर बच्चों यहां पे अपन करंट डेंसिटीज के बारे में चर्चाएं करेंगे, और यहां पे अपन स्केटरिंग एम्पलीट्यूड के बारे में भी चर्चा करेंगे बच्चों। और जाहिर सी बातें, किसी भी स्केटरिंग की नॉलेज देने के लिए आपको क्या चाहिए होता है बच्चों, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन चाहिए होता है। तो उसको तो फाइनली कैलकुलेट करना ही है अपने को। फिर अपन पढ़ेंगे इसको सोल्व करने के तरीके, तो उसमें पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड यूज किया जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट पहले अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और सॉल्यूशन ऑफ स्कैटरिंग की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो डायग्राम तो ये बना हुआ है ही सही, दो दो बार डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। ये इंसिडेंट पार्टिकल हो गया, टारगेट पार्टिकल हो गए, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल हो गए, यहां कहीं डिटेक्टर लगा हुआ होगा, वो हर बार सेल्फ अंडरस्टूड होता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ क्वांटम स्कैटरिंग, तो ध्यान से देखिएगा, डायग्राम को देख देख के लिखेंगे। लेट अस कंसीडर, यहां पे लिखेंगे लेट अस कंसीडर, लेट अस कंसीडर, लेट अस कंसीडर देयर इज beam of, there is beam of free particle incident on target, incident on target along z एक्सिस, along z एक्सिस, और लगा देंगे फुल स्टॉप। और यहां पे लिखेंगे there is, यहां पे लिखेंगे there is interaction
there is interaction between the incident beam and target, इंसिडेंट बीम एंड टारगेट, एंड फिर लिखेंगे देन पार्टिकल्स आर गेट स्केटर्ड, पार्टिकल्स आर गेट स्केटर्ड एट लार्ज डिस्टेंस, so we used the Schrodinger time independent Schrodinger, so we used the time independent Schrodinger differential equation, Schrodinger differential टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, क्योंकि आप जानते हैं बच्चों क्वांटम मैकेनिक्स में आपने पढ़ा हुआ है कि जो पार्टिकल होते हैं उनसे क्या होती है, वेव एसोसिएटेड होती हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इंसिडेंट पार्टिकल के लिए वेव फंक्शन लिखेंगे बच्चों क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, जो आपके स्कैटर्ड पार्टिकल है उनके लिए वेव फंक्शन लिखेंगे, और अपना टारगेट है यहाँ पे सिग्मा थीटा कोमा फाई कैलकुलेट करना, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट करना या स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट करना। ठीक है बच्चों, अब बच्चों आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पे जिस फ्रेम का अपन यूज करते हैं वो सेंट्रोमास फ्रेम का यूज करेंगे, बिकॉज सेंट्रोमास फ्रेम में जो स्कैटरिंग इसको डील करना आसान होता है। तो कोई भी दो पार्टिकल जब जाहिर सी बात है यहाँ पे इंसिडेंट करेंगे, ये इनका सेंट्रोमास हो गया, तो जब भी कोई दो पार्टिकल यहाँ पे स्कैटरिंग करेंगे तो स्कैटरिंग हो जाएगी, और इसको जो एक्सप्लेन अपन करेंगे बच्चों सेंट्रोमास फ्रेम में करेंगे। और यहाँ पे आप जानते हैं कि जो श्रोडिंगर डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं वो सिंगल पार्टिकल के लिए यूज होती हैं, कोई बताएगा नहीं आपको। डायरेक्ट मैं भी चाहता तो श्रोडिंगर इक्वेशन लिख देता और आपको पता भी नहीं लगता कि सर ने यहाँ पे क्या लिखा है, क्योंकि आप लोग पढ़ते आए हैं। बट के सर हमेशा कहते हैं कि किसी बच्चे को अगर एमएससी पास होने के लिए पढ़नी है तो फिर कोई मतलब नहीं एमएससी करने का, वो आपकी 40-50-60 हजार रुपए खर्च करके आप कागज का टुकड़ा लेंगे जो रखा हुआ रहेगा, बाकी आपके कोई काम का नहीं रहेगा। आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, एमएससी किए हैं मतलब एमएससी की नॉलेज होनी चाहिए, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। मैंने काफी बच्चे देखे हैं जो नॉन सीरियस होते और एमएससी कर रहे होते हैं। सीरियस होके एमएससी कीजिए बच्चों। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि 5 साल के सोल्ड पेपर पढ़ा देते हैं, गलत सलत पढ़ा देते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी में नंबर आ जाते हैं। ऐसे झमेलों से दूर रहिए, बिल्कुल ही दूर रहिए बच्चों, अदरवाइज आपका तो बेड़ा गर्क करेंगे ही करेंगे, आपके सब्जेक्ट की नॉलेज बिगाड़ देंगे पूरी की पूरी, और आपकी भी मेंटलिटी ऐसी बन जाती जब इन लोगों के संपर्क में आप आते हैं। ठीक है, पास ही तो होना है, पास नहीं नॉलेज के साथ पास होना है। परसेंटेज एक आध कम बन जाए पर नॉलेज के मामले में कमी नहीं आनी चाहिए भाई, ये आपका उद्देश्य होना चाहिए। अगर आपका ये उद्देश्य है तो आप सही दिशा में चल रहे हैं। तो बच्चों यहां पे अपन सेंट्रोमास फ्रेम का यूज करेंगे, और यहां पे एक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे अपन रिड्यूस मास। तो टू रिड्यूस मास क्या होता है, टू पार्टिकल सिस्टम को सिंगल पार्टिकल सिस्टम में कन्वर्ट कर देता है, ये रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं है बच्चों,
जैसे इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, तो इन दोनों को जब डील किया जाएगा तो एक ही पार्टिकल मान लिया जाएगा और उस पार्टिकल का मास जो होगा म्यू होगा और उसकी वैल्यू होती है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। इस प्रकार से डील कर लिया जाता है। जैसे अब यहां पे आपको बहुत बढ़िया एग्जांपल बताता हूं, जीवन में दिक्कत ही नहीं आएगी आप लोगों को। ये m1 मास का पार्टिकल है, ये आपकी स्प्रिंग है और यहां से क्या कनेक्ट है बच्चों, m2 मास का कोई दूसरा पार्टिकल कनेक्टेड है। अब इस स्प्रिंग की और इन पार्टिकल की जो मोशन है इसको अपने को डील करना है, तो अपन क्या करते थे बच्चों की इनमें से एक पार्ट, यहां पे इन दोनों पार्टिकल के बजाय इसको अपन सिंगल पार्टिकल सिस्टम में कन्वर्ट कर देते थे और इसको इस प्रकार से मान ले स्प्रिंग वही है और जो मास हो गया वो कितना हो गया, म्यू हो गया। म्यू बराबर क्या लिखते थे, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, और जो रिजल्ट इसके लिए ट्रू होंगे वो इसके लिए भी ट्रू होंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम सेम ही है। तो आप इसके लिए आसानी से कैलकुलेशन कर सकते, जबकि यहां पे आपको कैलकुलेशन करने में डिफिकल्टीज होती है। ठीक है बच्चों, तो यहां पे अपन सेंट्रोमास फ्रेम का यूज करेंगे। तो एक यहां पे अपन यूज करते हैं बच्चों, अब यहां पे 3 रीजन डिफाइन होते हैं। इंसिडेंट के लिए अलग सिस्टम होगा, स्कैटरिंग रीजन के लिए अलग सिस्टम होगा और आपके जो स्कैटर्ड रीजन है, स्कैटरिंग रीजन है, उसके लिए अलग सिस्टम होगा। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे बच्चों यहां पे, फॉर इंसिडेंट पार्टिकल, फॉर इंसिडेंट पार्टिकल, फॉर इंसिडेंट पार्टिकल। तो इंसिडेंट पार्टिकल के लिए बात करते हैं बच्चों। अब इंसिडेंट पार्टिकल का मतलब है बच्चों, जैसे ये आपका टारगेट पार्टिकल, यहां पे टारगेट हो गया, आपका इंसिडेंट पार्टिकल हो गया, इस प्रकार से आपके पार्टिकल जो हैं स्कैटर्ड हो जाते हैं। तो इसको अगर मैं r बराबर 0 का सिस्टम मान लेता हूं तो ये r टेंस टू माइनस इंफिनिटी से आपके पार्टिकल आ रहे होंगे और r टेंस टू प्लस इंफिनिटी पे आपके पार्टिकल जा रहे होंगे। सर कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बार में समझ में आ गई ये बात। तो यहां पे लिखेंगे, तो श्रोडिंगर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं, वी नो दैट आप लिखते हैं बच्चों माइनस का h बार स्क्वायर अपॉन 2 म्यू, यहां पे डेल स्क्वायर साई आता है बराबर प्लस यहां पे v ऑफ r और यहां पे साई आता है बच्चों और बराबर यहां पे कितना आ जाता है, ई साई आ जाता है। इस प्रकार से अपन ने लिख लिया। सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हम जानते हैं, पढ़ा हुआ है। और यहां पे लिख देंगे दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 1। यहां पे लिख देंगे बच्चों वेयर जो म्यू है अपना, ये अपना रिड्यूस्ड मास, और इसकी वैल्यू होती है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है बच्चों, और अब यहां पे इसको डील करना प्रारंभ करते हैं। 8r टेंस टू इंफिनिटी, एक r टेंस टू माइनस इंफिनिटी। आप जानते हैं कि जो इंफिनिटी होती है उस पे पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। देन v ऑफ r बराबर 0। सो यहां पे लिख देंगे माइनस का h बार स्क्वायर अपॉन 2 म्यू, यहां पे डेल स्क्वायर साई और यहां पे आ जाएगा बच्चों ई साई। तो इसको उठा के उधर पटक देते हैं, मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डेल स्क्वायर साई बराबर यहां पे माइनस का 2 म्यू अपॉन h बार स्क्वायर और बच्चों यहां पे आ जाता है ई साई। कोई दिक्कत नहीं है सर। आइए बच्चों अब इसको इधर शिफ्ट करके साई को बाहर निकाल लेते हैं।
तो डेल स्क्वायर प्लस 2 म्यू कैपिटल ई अपॉन एच बार स्क्वायर, और इस पे ऑपरेट किया अपन ने साई बराबर, यहां पे आ जाती है वैल्यू 0। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। यहां पे अपन क्या करते हैं, आपने बाउंड स्टेट प्रॉब्लम के बारे में पढ़ा होगा अपनी ग्रेजुएशन के दौरान। तो श्रोडिंजर डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत डील किया आपने, तो इसको क्या मान लेंगे, के स्क्वायर बराबर यहां पे आ जाएगा 2 म्यू ई अपॉन एच बार स्क्वायर। ठीक है, यहां पे वैल्यू पुटअप कर देंगे बच्चों, तो डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और यहां पे लिख देंगे साई बराबर 0। हालांकि आप चाहें तो साई इंसिडेंट यहां पे सब स्क्रिप्ट में लिख सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ये समीकरण नंबर 2 आ जाता है बच्चों। तो अब इक्वेशन, सो द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 2, सो द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 2 के सॉल्यूशन की बात करेंगे तो बच्चों यहां पे आप लिखेंगे साई इंसिडेंट, और यहां पे इसका जो सॉल्यूशन आ रहा है बच्चों, फ्री पार्टिकल का जो सॉल्यूशन होता है वो एक प्लेन वेव होता है। आप लोग इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन ए सेकंड ऑर्डर की, तो आराम से आप चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसकी जो वैल्यू आएगी ई की पावर आयोटा के जेड लिखा जाएगा। सर आपने यहाँ पे जेड क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे जो आपके पार्टिकल हैं वो जेड डायरेक्शन के अलोंग इंसिडेंट हो रहे हैं, और दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 3। इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। सबसे पहले यहां तक अपन नोट करेंगे, फिर अपन सेकेंड रीजन के बारे में बात करेंगे। तो यहां से लिखना स्टार्ट कर दीजिए, सॉल्यूशन ऑफ क्वांटम स्केटरिंग। ठीक है, लिखिए बच्चों। नोट लिख लिया होगा ये आपने, फिर आगे बढ़ते हैं, लिखते जाइए भाई। कर लीजिए नोट।
कर लीजिए भाई नोट। आइए अब आगे बढ़ते हैं और इसको लिखते हैं, फिर स्कैटरिंग रीजन के लिए लिखेंगे बच्चों, और फिर अपन लिखेंगे जब पार्टिकल स्कैटर्ड हो जाएगा एट लार्ज डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, तो आइए अब लिखते हैं यहां पे पॉइंट सेकेंड। पहले फर्स्ट पॉइंट लिखा था फॉर स्कैटरिंग रीजन, फॉर स्कैटरिंग रीजन, फॉर स्कैटरिंग रीजन। तो स्कैटरिंग रीजन के लिए बात करते हैं बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा। फॉर स्कैटरिंग रीजन, तो ध्यान से देखते हैं। अब बच्चों स्कैटरिंग रीजन जो होगा उसमें टारगेट पार्टिकल का पोटेंशियल होगा और वो इस बार 0 नहीं होगा। तो यहां पे लिख देंगे माइनस का, डायरेक्ट लिख दू भाई, चलो प्रॉपर ही लिखवा देता हूं, माइनस का h बार स्क्वायर अपॉन 2 म्यू, और यहां पे डेल स्क्वायर साई आ जाता है, प्लस यहां से अपन लिख देते हैं बच्चों v ऑफ r साई बराबर यहां पे ई साई लिख दिया जाता है। ठीक है, ऐसा लिख दिया जाता है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहां पे डेल स्क्वायर साई माइनस 2 म्यू अपॉन h बार स्क्वायर v ऑफ r साई, और यहां पे बच्चों कितना आ जाएगा, माइनस का 2 म्यू ई अपॉन h बार स्क्वायर, और यहां पे साई लिखा जाएगा। उठा के इसको इधर ले आएंगे तो यहां से डेल स्क्वायर साई, और यहां पे प्लस, अभी आएगा पॉजिटिव आएगा तो इसको क्या लिख देंगे बच्चों, कि ये तो के स्क्वायर तो था ही सही, इसको एज इट इज के स्क्वायर लिख दीजिए, और इसको माइनस का 2 म्यू अपॉन एज इट इज रहने दीजिए, या फिर इसको ही ओवरऑल कुछ लिख दीजिएगा। ये सब अपनी अपनी समझ पे निर्भर करता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां पे 2 म्यू अपॉन h बार स्क्वायर कोई कॉमन ले लेते हैं अपन, और यहां पे क्या लिख देते हैं, e माइनस यहां पे v, और यहां पे क्या आ जाता है, साई बराबर 0 आ जाता है। ऐसा भी लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको अपन दे देते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर 3। हालांकि इसको अपन कैलकुलेट नहीं करने जा रहे हैं, तो इसको एज इट इज ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपना जो मेन इंटरेस्ट है वो अपने थर्ड रीजन में है। ठीक है, तो यहां पे थर्ड पार्ट की अपन बात करते हैं। तो फॉर स्केटर्ड पार्टिकल, और एक टर्म लिखने जा रहा हूं मैं, एट लार्ज डिस्टेंस, ठीक है, तो लार्ज डिस्टेंस के लिए अपन बात करते हैं बच्चों। तो लार्ज डिस्टेंस का कहने का केवल एक ही तात्पर्य है कि पोटेंशियल क्या हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। तो डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर क्या लिख देंगे, साई लिख देंगे। तो इस बार में डायरेक्ट तो लिख ही सकता हूं बच्चों, तो यहां पे लिखेंगे चूंकि 8 r टेंस टू इनफाइनाइट v ऑफ r बराबर 0 हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बच्चों यहां पे अपन लिख सकते हैं देन श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है बच्चों। तो यहां से लिख दी जाएगी डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई बराबर यहां पे अपन 0 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, के बराबर वही 2 म्यू ई अपॉन h बार स्क्वायर लिखा हुआ ही है। देन
the scattered wave, then the scattered wave, scattered, अगर आप बच्चों डायग्राम को ध्यान से देख रहे हैं तो स्केटर्ड वेव का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्पेरिकल है, और जो स्केटर्ड वेव होगी बच्चों वो भी स्पेरिकल वेव होगी। ठीक है, तो थीटा और फाई पे डिपेंड करेगी। स्केटर्ड वेव इज स्पेरिकल and it depends on and it depends on the theta and phi, and it depends on theta and phi। ठीक है बच्चों, तो यहां पे जो साई स्केटर्ड लिखा जाता है, एससी से लिख देते हैं साई स्केटर्ड को, और इसकी वैल्यू आती ई की पावर आयोटा के जेड। इस प्रकार से अपन लिखते हैं अपॉन, यहां पे के आर ही लिख लीजिए आप तो, क्योंकि ओवरऑल ही यहां पे आएगा, तो ई की पावर आयोटा के आर लिखा जाएगा भाई। ठीक है, और अपॉन में यहां पे आर लिखा आपने, और साथ में लिख दिया एफ थीटा कोमा फाई, क्योंकि बच्चों जो आपकी स्पेरिकल वेव होती है ये तो आप भली भांति जानते हैं कि वहां पे अपॉन में आर आता है, जिससे क्या होती है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है आर का मान बढ़ता जाएगा, और जो आपकी स्पेरिकल वेव है उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता जाएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि आप अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ के आए। छोटी क्लासेस का मतलब है ग्रेजुएशन में पढ़ के आए हैं, ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में। और बच्चों यहां पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो थीटा और फाई दोनों के लिए है, तो यहां पे आपने लिख दिया एफ थीटा कोमा फाई। इस प्रकार से अपन लिख देते हैं बच्चों, और यहां पे जो एफ थीटा कोमा फाई होता है बच्चों, ये स्केटरिंग एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसको अपन दे देते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर आई थिंक 4 होना चाहिए। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 4 एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 5। so f theta comma phi is the scattering amplitude। ठीक है, यहां पे आपको पता होना चाहिए एफ थीटा कोमा फाई को आप क्या कहते हैं, स्केटरिंग एम्पलीट्यूड कहते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टर्म। ओके, अब बच्चों यहां पे अपन लिख देते हैं, क्योंकि अब फाइनल जब टोटल वेव फंक्शन आपको लिखना है तो उसमें स्केटर्ड पार्टिकल का भी होगा और इंसिडेंट का भी होगा, दोनों को ही लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो साई स्केटर्ड में अपन लिखेंगे तो टोटल वेव फंक्शन आफ्टर स्केटरिंग जो लिखा जाएगा बच्चों, वो लिखा जाएगा साई बराबर साई इंसिडेंट प्लस यहां पे लिखा जाएगा साई स्केटर्ड। तो बच्चों यहां से साई बराबर साई इंसिडेंट की अगर अपन बात करते हैं तो ई की पावर आयोटा के जेड लिखा जाएगा, प्लस साई स्केटर्ड की बात करते हैं बच्चों तो यहां पे ई की पावर आयोटा के आर अपॉन आर, और यहां पे अपन लिखेंगे बच्चों एफ थीटा कोमा फाई, और ये आ जाता है अपना इक्वेशन नंबर 6। तो ये अपना टोटल वेव फंक्शन आ जाता है बच्चों। ठीक है, तो अब एक बार क्या करेंगे, आप यहां तक का नोट कर लेंगे। ये तो मैंने सेकंड वाला पार्ट, फर्स्ट पार्ट आपको नोट करवा दिया था, सेकंड पार्ट आप तुरंत प्रभाव से नोट कर लेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे भैया।
कर लीजिए नोट। और बच्चों जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड होता है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको रिप्रेजेंट करने का काम करता है। जो आपकी स्कैटर्ड वेव होगी उसका थीटा और फाई स्पेस में किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको बताता है स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। तो लिखवाऊंगा अभी लास्ट में, पहले आप इसको लिख लीजिए। कर लीजिए भाई नोट। और यहां पे लिख लेंगे इन इक्वेशन 6 द क्वांटिटी एफ थीटा कोमा फाई रिप्रेजेंट द, किसको रिप्रेजेंट करती है सर? एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करती है थीटा पाई स्पेस में, किसके सर? यहां पे स्कैटर्ड वेव के। रिप्रेजेंट द एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन इन थीटा फाई स्पेस, थीटा फाई इन थीटा फाई स्पेस ऑफ स्कैटर्ड वेव। ठीक है, और स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड पहले कहते हैं, लिखवाई दिया हूं मैं। अब कल की क्लास में अपन एक तो अपन थोड़ा सा अपना टाइमिंग बढ़ा देंगे। ठीक है, कल से अपनी जो क्लास होगी 1 घंटा 15 1 घंटा 20 मिनट की चला करेगी, तो अब टॉपिक्स की भी थोड़ी ज्यादा इस आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो कल से अपना थोड़ा सा अपन टाइमिंग बढ़ा देंगे। बाकी जो अब तक पढ़ा दिया है इसको कवर करके लाइएगा, निश्चिंत रहिए, बहुत शानदार मजा आएगा आपको। ठीक है, राधे राधे।